जय हिंद। देखिए ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे थे और ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा था ये झरना, वाटरफॉल, जिसको हिंदी में बोलते हैं जलप्रपात। देखिए कल क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे और कुछ जलप्रपात कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ भी लिए थे, जिनमें सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था जोंग अथवा गरसोप्पा जलप्रपात, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, यहां पर हमने एक चीज आपको समझाई थी कि जलप्रपात कैसे कहते किसे हैं। देखिए जिसने वो वीडियो नहीं देखी हमारी, जिसने वो क्लास नहीं ली है, वो चैनल पर हमारे वीडियो अवेलेबल है, इससे पहले ही वो वीडियो डाली है, जाकर के आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि अच्छे से डीपली उसमें समझा दिया था किसको जलप्रपात कहते हैं, किस तरह से जलप्रपात बनते हैं, झरने किस तरह से बनते हैं, सारा आपको समझा दिया गया था और कुछ जलप्रपात उसमें पढ़ा भी दिए गए थे। ठीक है, तो अच्छा होगा कि पहले आप जाकर के उस वीडियो को देखें, उसके बाद इसको देखें। ठीक है, देखिए इसमें हमने लिख दिया है यहाँ पर पायकारा जलप्रपात या पायकारा झरना। इससे पहले भी हमने 4 झरने और आपको पढ़ा दिए हैं, उन्हें जाकर के पहले आप देख लीजिए। ठीक है ना, चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए टॉपिक आपको दिख रहा है जलप्रपात या झरना या वाटरफॉल। ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि जलप्रपात इसको हिंदी में बोलते हैं, झरना बोलते हैं उर्दू में, और वाटरफॉल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, एक चीज और हमने कल आपको बताई थी कि जलप्रपात कहते किसे हैं। ठीक है, देखिए हमने कल आपको बताया था कि कोई नदी बह रही होती है। ठीक है, ये कोई नदी बह रही है, यहां पर अगर कोई पहाड़ी आ जाए या कोई चट्टान आ जाए, कोई पर्वत आ जाए, इस पर्वत से जब नीचे ये नदी गिरेगी, ठीक है, इस तरह से नदी गिरती है नीचे, तो उसी बीच में जब ये पानी जो गिरता है, जो पानी गिरता हुआ दिखाई देता है, जिसको बोलते हैं हम लोग झरना, इसी को क्या कहते हैं, जलप्रपात बोला जाता है। इसी में अगर किसी नदी का जो पानी का जो बहाव है वो कम है, तो उसकी धारा थोड़ी पतली हो जाती है। कैसी हो जाती है? पतली धारा हो जाती है, और पतली धारा होगी तो उसको बोल दिया जाता है जलप्रपात। लेकिन कोई नदी ऐसी है जिसका बहाव बहुत ज्यादा तेज है, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी आ रहा है, और पानी ज्यादा मात्रा में जब आएगा तो उसको बोल देते हैं महाजलप्रपात। क्या बोल देते हैं? महाजलप्रपात। यानी कि जिसकी धारा मोटी होगी उसको क्या बोल देंगे? महाजलप्रपात बोल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं टॉपिक पर, और टॉपिक पर ही है। ठीक है ना, तो कल की क्लास में हमने सबसे पहले पढ़ा था जोंग अथवा गरसोप्पा जलप्रपात। ठीक है, उसके बाद हमने येना जलप्रपात भी पढ़ लिया था। ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात भी पढ़ लिया था। कुल मिलाकर के 4 जलप्रपात हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे। और आज का जो हमारा जलप्रपात है, पहला पढ़ना है हमें पायकारा जलप्रपात। पापकारा लिख दिया हमने, पायकारा जलप्रपात या पायकारा झरना। देखिए पायकारा झरना कहां पर है, किस तरह से बनता है, इसको देखिए। एक बहुत ही खूबसूरत जगह नीचे की तरफ तमिलनाडु में, जिसका नाम है ऊटी। क्या नाम है? ऊटी। ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत ज्यादा खूबसूरत जगह, दूर दूर से लोग वहां पर देखने के लिए आते हैं। एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है वो। क्या है? पर्यटन स्थल है, बहुत बड़ा पर्यटन स्थल। इसी ऊटी से 19 किलोमीटर की दूरी पर, कहां पर? 19 किलोमीटर की दूरी पर नीलगिरी की पहाड़ियों से जो पानी निकलता है वही पानी बनाता है झरना। कौन सा? हमारा पायकारा झरना। कुल मिलाकर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पायकारा झरना कहां पर है, तमिलनाडु में है। कहां पर? तमिलनाडु में है। और कौन सी पहाड़ियों में? नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में, यानी कि नीलगिरी की पहाड़ियों में, क्योंकि नीचे की तरफ ऊंचे पर्वत है ही नहीं, इस बात का ध्यान रखना। भारत अगर देखें तो 4 पार्ट में डिवाइड है। सबसे ऊपर क्या होगा? हमारा हिमालय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, बीच में आ जाएगा मैदानी क्षेत्र, और ये यहाँ पर आ जाएगा पठारी क्षेत्र, और ये इस साइडों में आ जाएंगे कोस्टल प्लेन। ठीक है, जिसको बोले समुद्र तटीय क्षेत्र। कौन सा? समुद्र तटीय मैदान। ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड होता है। वो जब स्टार्टिंग से पढ़ेंगे हम जियोग्राफी तो अच्छे से आपको समझा दिया जाएगा पूरा, क्योंकि अभी हमने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि कुछ बच्चों ने स्पेशली कॉल करके इस टॉपिक के लिए रेकमेंड किया है कि आप सर इस टॉपिक को पढ़ा दीजिए हमें, उसके बाद बाकी जियोग्राफी पढ़ाते रहना। और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि सारी वीडियो टाइम से आती रहेंगी, और बजट पेश हो चुका है, कल हम आपके लिए बजट की भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स भी हम लोग पढ़ाते रहते हैं। पायकारा जलप्रपात की बात कर रहे थे हम। पायकारा जलप्रपात तमिलनाडु में ऊटी के पास में, यानी कि ऊटी से 19 किलोमीटर दूरी पर एक पुल है। उस पुल से भी 6 किलोमीटर हट करके, ठीक है, उस पुल से 6 किलोमीटर हट करके ये नीलगिरी की पहाड़ियों से जो पानी बहता है उसी से एक झरना बनता है, जिसको बोलते हैं हम पायकारा जलप्रपात। उसके बाद आता है धुआंधार जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात देखिए नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। जब ये राजस्थान में आकर के, कहां पर? राजस्थान में आकर के, राजस्थान के जबलपुर में आती है,
और जबलपुर में आने के बाद राजस्थान के कहां पर, सॉरी मध्य प्रदेश, राजस्थान नहीं मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में आती है। कहां पर आती है, जबलपुर। जबलपुर में आकर के एक पहाड़ी से जैसे ही नीचे गिरती है कौन सी नदी, नर्मदा नदी। कौन सी नदी, नर्मदा नदी। यहां पर पहाड़ी बना देता हूं हल्की सी। इस पहाड़ी से नीचे जैसे ही ये पानी गिरेगा क्या बनाएगा, झरना बनाएगा। हम कह रहे हैं कि पहाड़ी, चट्टान या किसी पर्वत से नीचे जब पानी गिरता है तो उसको क्या बोला जाता है, झरना बोला जाता है। इस तरह से पानी गिराया जब जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम इस तरह से पानी गिराएंगे नीचे, ठीक है, ये देख पा रहे हैं आप, ये नीचे पानी गिरा रहे हैं, तो ये क्या पानी हमें गिरता हुआ दिख रहा है। कि गिरता हुआ जो पानी दिख रहा है ये एक तरह से झरना बन जाता है। क्या बन जाता है, झरना बन जाता है, ठीक है। देखिए उसके बाद हम बात कर रहे थे किसकी, धुआंधार झरना की। नर्मदा नदी आती है कहाँ, जबलपुर में। कहां पर आती है, जबलपुर, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आकर जैसे ही ये एक पहाड़ी से नीचे गिरता है ना, पहाड़ी से नीचे जैसे गिरेगा वहां पर एक झरना बनाती है जिसको बोलते हैं धुआंधार झरना। यहां पर इतनी जोर से ये झरना गिरता है, आपने कई बार शॉर्ट वीडियोस में भी देखा होगा, कुछ धुआं सा यहां से निकलता रहता है, ठीक है। तो इसी कारण इसको बोला जाता है धुआंधार झरना। कौन सा झरना, धुआंधार झरना। ऊंचाई ज्यादा है नहीं इसकी, 10 मीटर है, लेकिन इतनी तेजी से पानी गिरता है, इतनी तेजी से पानी गिरता है कि इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम रख दिया गया था धुआंधार झरना। और ये केवल जबलपुर ही नहीं, केवल जबलपुर ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का, कहां का, पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल है। कौन सा, धुआंधार झरना। कौन सा झरना, धुआंधार झरना। पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल कौन सा झरना है, धुआंधार झरना। तो क्लियर हो गया, समझ आ गया होगा धुआंधार झरना कहां पर है, मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है, आपके कौन से जिले में, जबलपुर में। कहां पर है भाई, जबलपुर में। उसके बाद लिखा हुआ देख पा रहे हैं आप, झारखंड जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात, झारखंड जलप्रपात। देखिए झारखंड जलप्रपात के बारे में समझिए। कुछ पहाड़ियां जिनका नाम है कैमूर की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां, कैमूर की पहाड़ियां। तैमूर नहीं है, कैमूर बोल रहा हूं मैं, कैमूर की पहाड़ियां, ठीक है। देखिए ये कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है एक जगह जिसका नाम हम बोल देते हैं तमसकुंड। क्या नाम, तमसकुंड। तमसकुंड स्थित है। इसी तमसकुंड से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है टोंस नदी। क्या नाम है, टोंस नदी। कौन सी नदी है भाई अपनी, टोंस नदी। ये टोंस नदी जैसे ही एक पहाड़ी से नीचे गिरती है, हम देखो झरना कैसे बनेगा। हम बार बार कह रहे हैं, आप सोचोगे कि सर हर नदी को पहाड़ी से नीचे गिरा रहे हैं। भाई झरना ही तब बनेगा जब किसी पहाड़ी या चट्टान से कोई नदी नीचे गिरेगी, तभी तो झरना बनेगा। पानी नीचे गिरेगा तभी तो झरना बनेगा, ऐसे तो झरना बनेगा नहीं, ठीक है। तो देखिए इस पहाड़ी से नीचे जैसे ही ये पानी गिरेगा, ये पानी नीचे गिरेगा तब ये झरना बन जाएगा जिसका नाम है कौन सा झरना, झारखंड के नाम से झरना जाना जाता है, या झारखंड जलप्रपात भी इसको हम कह देते हैं। कौन सी नदी पर है, टोंस नदी पर। कौन सी नदी, टोंस नदी। कैमूर की पहाड़ियों में। कहां पर है, कैमूर की पहाड़ियों में है। ये आपने अब पढ़ लिया है। अब आप लोग ऐसा किए करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ी सी देर के लिए यहां से हट जाता हूं, चलिए। चलिए हो गया। अब बात करते हैं हम लोग चूलिया जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात, ठीक है। चलिए देखिए चूलिया जलप्रपात की बात करते हैं हम। देखिए चूलिया जलप्रपात देखिए राजस्थान के चित्तौड़ जिले में आती है एक नदी जिसका नाम है चंबल नदी, ठीक है। राजस्थान के चित्तौड़ जिले में चंबल नदी आने के बाद स्थित है चंबल नदी, ठीक है। ये जैसे ही जाती है कोटा के पास में। कहां पर, कोटा के पास में।
कौन सी नदी है इसको? चंबल नदी। ठीक है, राजस्थान के चित्तौड़ जिले में चंबल नदी जैसे ही थोड़ा सा आगे जाकर के कोटा के पास में जाती है। कोटा के पास में जाने के बाद ये एक पहाड़ी से नीचे गिरेगी। किससे गिरेगी भाई? पहाड़ी से नीचे ही गिरेगी। ठीक है, लोग कहते हैं कि राजस्थान में पहाड़ी है भाई। ठीक है, अब कुछ का कहना होता है कि जब पहाड़ी है तो वहां पर बारिश क्यों नहीं होती? बारिश इसलिए नहीं होती क्योंकि किसी को रोकने के लिए आपको लाठी इस तरह से लगानी पड़ेगी, ऐसे नहीं। ठीक है, और कारण यही है कि राजस्थान में पहाड़ इस तरह से नहीं है। ठीक है, वो आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे चल करके वो पढ़ाएंगे आपको, लेकिन अभी चंबल नदी के बारे में समझ लीजिए क्या होगा। ये चंबल नदी आती है। ठीक है, कोटा के पास में आकर के अगर पहाड़ी से नीचे गिरेगी भाई फिर से, तभी तो झरना बनेगा। पहाड़ी से नीचे गिर गई, झरना बन गया, जो झरना कहलाता है चूलिया झरना। कौन सा झरना? चूलिया झरना। अगर इसकी ऊंचाई की हम लोग बात करें, किस चीज की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 18 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितने मीटर? 18 मीटर। 18 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता है पानी, जो बनाता है चूलिया झरना। कौन सा झरना बनाता है? चूलिया झरना बनाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? कहां पर है भाई ये? राजस्थान में। अगर स्थिति की हम बात करें, इसकी स्थित कोटा राजस्थान। कोई चित्तौड़ भी बता देता है, लेकिन जो एग्जैक्ट जगह है वो कोटा है। कहां पर है? कोटा। कोटा के पास में है। कोटा चित्तौड़ के पास में, दोनों के लगता है बीच में होगा। ठीक है, कहां पर हो सकता है? बीच में हो सकता है, लेकिन कोटा के तो पास में, बिल्कुल कोटा में नहीं माना जाता है, बिल्कुल कोटा के पास में माना जाता है, इसलिए लिख देते हैं इसका कोटा। ठीक है, स्थित कहां पर है? कोटा राजस्थान में स्थित है। कौन सा झरना? हमारा चूलिया झरना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे पढ़ते हैं मधार जलप्रपात। चलिए, अब आता है हमारा मधार जलप्रपात। मधार जलप्रपात या झरना भी कह देते हैं इसको, जलप्रपात। ठीक है, देखिए मधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में आती है। नर्मदा नदी कहां पर? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी आकर खंडवा जिले में आती है। मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश में जैसे ही आई, ठीक है, बहुत सारे झरने बनाती हुई आती है। उसके बाद खंडवा जिले में आने के बाद ये एक पहाड़ी से जैसे ही नीचे गिरती है, ये नदी आई इधर से बहती हुई आई। ठीक है, इस तरह से, और ये यहां से जैसे ही नीचे गिरेगी, ठीक है ना, यहां से नीचे गिरेगी, तब जा करके बनाएगी हमारा मधार जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? मधार जलप्रपात। इसमें अगर हम नदी की बात करें तो कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। ठीक है, अगर हम स्थिति की बात करें तो मध्य प्रदेश के कौन से जिले में? खंडवा जिले में स्थित है। कौन से जिले में भाई? खंडवा जिले में स्थित। कहां पर? मध्य प्रदेश, खंडवा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? खंडवा डिस्ट्रिक्ट। अगर ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई इसकी 12 मीटर है। कितने मीटर? 12 मीटर। ठीक है, झरना तो आप सभी समझ होंगे, जो बच्चे घूमने के लिए जाते हैं वो अच्छे से समझते हैं। वहां जाकर के ये फोटो लेते हैं ना, इस तरह से ये फोटो लेते हैं ना ऐसे। ठीक है, बनते जाकर के वहां पर ब्रो। कुछ लड़के तो बह भी जाते हैं, ऐसे चले जाते हैं, वो ज्यादा बनावट दिखाने में रह जाते हैं। कुछ बनावट दिखाते हैं ना जाकर के वहां पर, कि बाद में फोटो पोस्ट करेंगे, स्टोरी लगाएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, वहां जाकर के बन जाते हैं ब्रो। ठीक है, ब्रो नहीं बनना है ज्यादा। ठीक है, ये भी देखना है, घर भी पहुंचना है हमें। ठीक है ना, चलिए, हो गया आपका मधार जलप्रपात। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद लास्ट रह जाएगा पुनासा जलप्रपात। चलिए, देखिए पुनासा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर ही है और मध्य प्रदेश में ही है। पुनासा जलप्रपात। ठीक है,
पुनासा जलप्रपात, देखिए मध्य प्रदेश का एक जिला है होशंगाबाद जिला, ठीक है, जिसको आप पढ़ते हो कहाँ पर, पुरापाषाण काल में। कहाँ पढ़ते हैं, पुरापाषाण काल में, होशंगाबाद जिला। होशंगाबाद जिले में इटारसी के बैतूल एक जिला है, बैतूल जिला। कौन सा, बैतूल जिला। बैतूल जिले के ऊपर ही है होशंगाबाद जिला। इसके ऊपर इसमें एक नदी आती है, नर्मदा नदी। कौन सी नदी, नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी यहाँ पर आकर के फिर से ये बहती हुई आएगी, ठीक है, बहती हुई आएगी नदी, और यहाँ पर आकर के पानी इसका गिरेगा, और ये जैसे ही गिरेगा जलप्रपात बनाएगा। कौन सा, पुनासा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात, पुनासा जलप्रपात। नदी की अगर हम बात करें तो नदी कौन सी है, नर्मदा नदी। कौन सी नदी, नर्मदा नदी, ठीक है। अगर स्थित की बात करें तो हम कहां पर, होशंगाबाद जिला। और कहां कहां का है होशंगाबाद जिला, मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश, होशंगाबाद। मध्य प्रदेश, होशंगाबाद। अगर हम ऊंचाई की बात करें, इसकी ऊंचाई की बात, देखिए यहाँ पर आपको याद करने वाली जो ज्यादा चीजें हैं, इसकी ऊंचाई कहाँ पर स्थित है और कौन सा नदी है, और यही 3 चीजें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। समझाऊंगा सारी चीजें, आपको पूरी कहानी बताता हुआ चलूंगा, लेकिन लिखेंगे यहाँ पर हम वही जो आपको आती है, ठीक है। आपको याद भी ज्यादातर यही करनी है। अब बाकी कहानी इसलिए होती ताकि आपको आसान हो जाए उसको याद करने में, ठीक है ना। क्योंकि अगर रटते रहोगे तो रटा हुआ तो बस अब याद रहेगा, 2 दिन बाद निकल जाएगा। लेकिन अगर समझकर पढ़ोगे किसी भी चीज को, अगर समझकर पढ़ोगे तो आपको जल्दी याद भी हो जाएगा और जल्दी उसको भूलोगे भी नहीं, ठीक है। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई इसकी भी 12 मीटर ही है। कितनी है, 12 मीटर, ठीक है। ये थे हमारे भारत के प्रमुख जलप्रपात। इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बाकी बात करते हैं थोड़ी देर में। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग पहले। चलिए देखिए, यहां पर जलप्रपात आपके पूरे हो चुके हैं। आपसे बार बार एक ही रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए वीडियो को। अभी आप देख रहे हैं सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा कम है, जल्दी हम ये बोर्ड बदलवाने का काम भी कर देंगे और दूसरे टीचर भी अवेलेबल करवा देंगे आपको बहुत जल्द। हमने एक बहुत अच्छे जाने माने टीचर से बात की है, जो कि यहाँ पर आपको हिंदी पढ़ाएंगे, आकर के हिंदी पढ़ाएंगे। रीजनिंग की बहुत जल्दी क्लासेस इस चैनल पर आ जाएंगी, उसके बाद मैथमेटिक्स की भी क्लासेस जल्दी जल्दी आने लगेंगी। एक अच्छे लेवल पर हम चाहते हैं कि इस चैनल को लेकर के जाएं, और जीएस आप पढ़ ही रहे हो, जीएस सारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। थैंक यू क्लास।